बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। अक्टूबर नवंबर 18 है, पेपर 1 वेरिएंट 2। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 18 पेपर 1 वेरिएंट 2। लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर केस। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों देखेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। The first question that is in front of us is define the term unique selling point. Define the term unique selling point. ठीक है, तो मार्केटिंग का पार्ट है, लिखते हैं इसका आंसर। इट इज समथिंग it is something which differentiates a product. It is something which differentiates a product, or service. It is something which differentiates a product or service from its competitors, and enables the business to stand out, यहां पर हमारा हो गया डिफाइन द टर्म यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगला पार्ट है हमारे पास, ब्रीफली एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ हैविंग अ यूएसपी। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर बिजनेस जिसके पास ऑलरेडी यूएसपी है तो उसके 2 बेनिफिट्स क्या होंगे? द बेनिफिट्स वुड बी दैट उनके पास एक एडवांटेज क्रिएट हो सकता है। जब यूएसपी है तो दे कैन चार्ज अ प्रीमियम प्राइस, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा यूएसपी प्रीमियम की तरफ ही हो। जैसे अगर हम बात करते हैं इम्तियाज सुपर मार्केट, तो उसका यूएसपी क्या है? सस्ता, लोअर प्राइसेस, बल्क। ठीक है, एंड आपको प्रमोशन, आप अपने यूएसपी को प्रमोशन में इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकते हो, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे आपसे। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं इसके बेनिफिट्स के। The two benefits of having a USP would be the 2 benefits of having a USP would be that it may enable the business to stand out, and also charge a premium price, which may result in greater profits. Also, when the business will have a USP, the price elasticity of demand will be less elastic, and due to the change in price, there might not be a lot of variations
a lot of variations in quantity demanded. ठीक है, तो ये हमारे 5 मार्क क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। पहला पार्ट था डिफाइन करो यूएसपी और यूएसपी के फायदे बता दो, ठीक है, हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एम्पावरमेंट। थोड़ा अलग है केस, अपना सिलेबस के अंदर है, चैप्टर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना कॉमनली हमें नजर नहीं आता। तो क्वेश्चन इज टेलिंग अस व्हाट, डिफाइन द टर्म एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट आपका डेलीगेशन और अथॉरिटी से लिंक होते हुए आता है। तो लिखते हैं एम्पावरमेंट इज पेपर है आपका अक्टूबर नवंबर 1812, कोशिश करेंगे पूरा। एम्पावरमेंट इज when the workers are given authority when the workers are given authority to perform a particular task on their own, to perform a particular task on their own. It is similar to delegation. It is similar to delegation. It is similar to delegation and may result in greater motivation. सही है, it is similar to delegation and may increase motivation. The next question for 3 marks is briefly explain 2 reasons why a business might decide to empower its employees. ठीक है, क्यों एम्प्लॉय को एम्पावर करेगा? भाई जाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉय को एम्पावर करेगा तो मोटिवेशन ज्यादा होगी। एम्प्लॉयज विल फील वैल्यूड, व्हेन दे विल फील वैल्यूड दे विल पुट इन ग्रेटर एफर्ट्स will lead to lesser wastage, more efficiency, greater output, better quality, customer satisfaction, बिल्कुल सेल्स बढ़ जाएंगे। दूसरा है एम्पावर करोगे then the senior management can focus on more important things, therefore the business can have effective long term planning. ठीक है, इफेक्टिव लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके पास आ सकती है। बिल्कुल यही सारी चीजें यहां पर मेंशन की हुई है। तो लिखते हैं आंसर, द टू रीजंस टू empower the two reasons to empower its employees would be as when the employees will be given authority, they will feel valued and motivated. Which may result in greater efficiency and lesser wastage एक ये हो गया। अगला लिखते हैं, the other benefit would be the
the burden on the senior management, will be reduced as they can focus on long-term planning. They can focus on long-term planning as they can focus on long-term planning, while the burden of tactical and operations decisions can be delegated. ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई कि वो सीनियर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन पे फोकस करेगा और नीचे वाले काम वो नीचे वाले बंदे देख लेंगे ताकि बर्डन कम हो जाए। ये हो गया अक्टूबर नवंबर 18 बंडू। देख लेते। सवाल है, एक्सप्लेन हाउ अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कुड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीनरी। अब हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बतानी है। क्या बतानी है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बतानी है। अब सिनेरियो क्या है? बिजनेस लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और हमें न्यू मशीनरी चाहिए। यानी अब न्यू मशीनरी चाहिए ना, तो एक बात ध्यान में रखना और सोच में रखना कि पैसा अच्छा खासा और सिग्निफिकेंट अमाउंट में चाहिए होगा, तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं चलेंगे। या तो आपको इशुएंस ऑफ शेयर्स की बात करनी पड़ेगी, या तो आपको बैंक लोन्स की बात करनी पड़ेगी, या तो आपको हायर परचेज की बात करनी पड़ेगी, या तो आप लीजिंग की बात भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लेके आनी है। तो लिखना शुरू करते हैं। तो सवाल है, एक्सप्लेन हाउ अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कुड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीनरी। तो इसका आंसर डेवलप करते हैं। The business may need to choose between internal and external sources of finance as the investment will be significant, therefore long-term sources of external finance may be suitable. Initial introduction हो गया, अगला करेंगे। To acquire the new machinery, the business may use hire purchase. The business may use hire purchase in which an initial down payment can be made while the remaining amount
can be paid in installments, while the remaining amount can be paid in installments. This may make it easier. This may make it easier as the business will not have an immediate cash outflow, it will make it easier as the business will not have an immediate cash outflow. However, purchasing the machinery through hire purchase may prove to be more expensive. ठीक, यहां पर एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका बताएंगे। बस एक वन लाइनर दे दिया, खत्म। The other way would be अगला पैराग्राफ लिखो। The other way would be bank loans for which the business may need to provide collateral and security. However, as the business is large, it may not find however, as the business is large, it may not find difficulty, it may not experience difficulty in raising finance but the interest expenses may be high. अब अगले सवाल पे जाते हैं। बहुत घिसा पिटा सवाल है, बहुत दफा हमने देखा है ये सवाल। डिफाइन द टर्म वैल्यू एडेड। ठीक है, ये तो खुश नसीबों वाले सवाल है, अगर आपको आ जाए तो आपके फ्री फंड के फुल मार्क्स में बहुत पेपरों में रिपीट हुआ है। सिंपल आंसर है, जल्दी से लिख लेते हैं। इट इज द डिफरेंस between the selling price and the cost of raw materials brought into the business. It is the difference between the selling price and the cost of raw materials brought into the business. और ये एक ऐसी डेफिनेशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह कि वन लाइनर में आपके 2 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। बहुत हो गए, देख लेते हैं ना, दिखा देता हूं। The difference between the price of finished product and the cost of inputs, 2 मार्क्स हो गए पूरे। सवाल पूछ रहा है, और ये शायद मैंने लिखवाया भी आपको पहले। Briefly explain 2 ways a restaurant could increase its value added।
डायरेक्टली बताना है कि रेस्टोरेंट वैल्यू एडिड कैसे बढ़ा सकता है। तो यार नंबर ऑफ रीजंस है, नंबर ऑफ वेज है। भाई वो अपना एम्बियंस पे काम करे, पहले सर्विस प्रोवाइड कर दे, सिक्योरिटी पे काम करे, अपने वेटर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, अच्छे इंग्रेडिएंट्स और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो लिख लो, अ रेस्टोरेंट कैन ऐड वैल्यू। एक बात याद रखना, देखो 2 मार्क में डेफिनेशन है, हमेशा 3 मार्क का जो है ना 2 मार्क से रिलेटेड आता है, तो वापस इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन हम सिर्फ 5 मार्कर, 8 मार्कर, 12 और 20 में देंगे। 2 में तो ऑलरेडी डेफिनेशन है, तो 3 उसकी कंटिन्यूएशन, उसमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। द रेस्टोरेंट कैन ऐड वैल्यू, द रेस्टोरेंट कैन ऐड वैल्यू by purchasing higher quality ingredients to be used to make the dishes, which may provide a better taste, ठीक है, resulting in added value as the customer may be willing to pay a higher price for the experience. Also the restaurant can purchase the ingredients in bulk quantity, experiencing economies of scale, which may add value to the business, तो यहां पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। अब देखो गेम हमारे पास ऐसा है कि जिस तरीके से हमारा 40 मिनट का सेशन होता है ना, तो अब 7 और 5 में से ना कोई में भी सी 8 मार्क वाला अटेम्प्ट हो सकेगा। ठीक है, 12 मार्क वाला हम डिस्कस करेंगे और 8 मार्क वाला हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा। तब तुम्हारी चॉइस है ओपन, 5A करना है या 7A करना है, बताओ। 5A कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सवाल है 5A वाला, एनालाइज हाउ द 4C's मार्केटिंग अप्रोच इज डिफरेंट टू द 4P's मार्केटिंग अप्रोच। इंतहाई मजेदार सवाल है। ठीक है, क्योंकि एक अप्रोच क्या है, बिजनेस सेंटर्ड अप्रोच है, और एक अप्रोच क्या है, आपकी कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच है। एक में बिजनेस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करता है, और एक में बिजनेस है ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करता है। लेकिन एट द एंड रिजल्ट जो है ना, दोनों का सेम ही है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर का सोल्यूशन है, आपकी जो प्राइस है वो कॉस्ट है, प्रमोशन कम्युनिकेशन है, और प्लेस कन्वीनियंस है। हाँ लिख लो, सवाल लिख लो आराम से। यूजुअली होता यही है दैट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इज सच जिसमें दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो और हर चीज को कंसिडर कर रहे हैं। बट देखो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। आर यू इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और इन द प्राइमरी सेक्टर।
यूजुअली टर्सरी सेक्टर के अंदर आपको 4C ज्यादा नजर आएगा, बट मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी के अंदर आपको ज्यादातर 4Ps नजर आएगा। ठीक है, तो सवाल स्टार्ट करते हैं 5A। ओके, पांच दो, देखो 2 3 2 3 5 2 3, इस रेंज में चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। उठ के वहां बैठिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, marketing strategies are the set of integrated strategies used by the business to effectively satisfy the needs and wants of the customers, in return of a profit, full stop. There are two approaches. The 4Ps approach, which consists of product, place, price, and promotion, while the 4Cs approach consists of customer solution, cost, communication and convenience. Customer solution, cost, communication and convenience. यहां तक हमारा इंट्रोडक्शन आ गया। Let's move on to the next paragraph. लेकिन मूविंग ऑन से पहले एक नोट पढ़ लेते हैं। Many candidates may simply but effectively analyze the component parts of both the 4Ps and the 4Cs and recognize that they differ. One has a focus on the customer and the other has a focus on the product. This approach is acceptable और आराम से आप level 3 और level 4 पे जा सकते हो। ठीक है, कन्वीनियंस यहां पर कंप्लीट हुआ। अब अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। The 4Ps approach is a business-centered approach. The 4Ps approach is a business-centered approach, which has a greater focus on the business's profitability, while the 4Cs approach is customer centered
is customer centered and focuses on customer satisfaction. Focuses on customer satisfaction. ठीक है. As price in the 4Ps approach, focuses on getting the greatest returns, to the business and recovering the cost of production, while in the 4Cs approach, the C which relates to price is cost to the consumer, that whether the consumer will be able to afford the good or service the business is providing. अगला पैराग्राफ. The two models can also be combined. The two models can also be combined as the product is the customer solution, comma, price is the cost, comma, promotion is communication, while place is convenience, So the two approaches can also be termed similar, similar in nature, can also be termed similar in nature, but the key focus in both of them
are different. तो यहां पर आपका 8 मार्कर रैप होगा, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं था यार, तो बहुत हलवा आंसर है, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद कौन है? 12 मार्क का है ना, अभी तक उसने 40 मिनट्स का टाइमर दिखाया नहीं है ना। चलो देखते हैं। डिस्कस हाउ अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस वुड इंप्रूव इट्स कस्टमर रिलेशंस। अब कस्टमर रिलेशंस किसका पार्ट है? एएस का। लेकिन इसका फुल फ्लैश सवाल A2 में भी मैंने देखा है, बिल्कुल है यार। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती क्या? सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और इसके अंदर ये वो डोमेन है जहां से जो आईटी वाले बंदे हैं ना, आपके सीएस वाले बंदे हैं, वो बिजनेसेस के अंदर एंट्री लेते हैं। कि बेसिकली आजकल जो सीआरएम सिस्टम्स बने हुए हैं, पूरे डैशबोर्ड्स बने हुए हैं जो आईटी वाले प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे बिजनेस वाले यूज करते हैं, जिसमें कस्टमर का सारा डेटा हमारे पास आ रहा होता है, जिसके थ्रू हम अपसेलिंग कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू हम कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनका डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, यानी घर बना के दे रहा है, बिल्डिंग्स बना के दे रहा है, रेनोवेशन करके दे रहा है, तो वो किस तरीके से कस्टमर रिलेशंस इंप्रूव कर सकता है? तो पहला तो इस सवाल के अंदर इसके मैं पॉइंटर्स बता रहा हूं, पॉइंटर्स लिख लो अपने पास। पहला तो सबसे पहला काम आपको ये होगा कि आपको ये बताना है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक्चुअली होती क्या है। सही है कि सीआरएम एक्चुअली है क्या? तो जरा अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज व्हाट, यहां पर दिखा भी देता हूं एक सेकंड। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। हाँ, कंपैरिजन करना था ना यार, फिर अलग अलग भी कर सकते हो जैसे तुम्हारे लिए वो हो, मसला नहीं है। मैंने वो सवाल पूछ रहा था कि इससे बड़ा कंपैरिजन लिख सकते हैं भाई। स्लो हो गया यार, वापस अपडेट करवाना है। ये मैंने बहुत सस्ता लिया था। SSD लगी थी, अब दूसरी लगवानी पड़ेगी इसके अंदर। इतना नहीं है लेकिन वर्कलोड अभी ज्यादा है ना इसमें। एक मिनट सबर गया यार, डेफिनेशन ये आ गए हमारे 4 C's और ये आ गई अभी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की डेफिनेशन। सबसे पहले आप उसको बताओगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती क्या है, ठीक है। यूजिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज टू एस्टैब्लिश सक्सेसफुल कस्टमर रिलेशन सो दैट एग्जिस्टिंग कस्टमर लॉयल्टी कैन बी मेंटेन। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? टू यूज मार्केटिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर दैट the customers remain loyal to the business. For this we use social media, electronic forms of communication, we use information technology to basically provide better services to our consumers. इसमें बेसिकली होता है जब सीआरएम आपके पास होता है ना, तो आपके पास कस्टमर का पूरा प्रोफाइल आपके पास आ रहा होता है। कि जब आपके शोरूम में कोई बंदा आया, उसने बोला, आपने उसका नाम एंटर किया, अब वो चल गया यार ये हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, ये चीजें करवाते हैं, तो आपको पता है इसको अब सेल करो, ये चीजें लेके जाता है। हाँ, इसमें आफ्टर सेल सर्विस भी आती है। जैसे आप डीलरशिप से गाड़ी लेते हो, ठीक है, अब आपकी मेंटेनेंस का टाइम हुआ है, उसके करीब करीब आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाती है, सर आपकी गाड़ी की सर्विस डी हो गई है, सर ये हो गया है, आप आ जाएं, या आपकी सर्विस हो गई है। फिर उसके 1-2 दिन बाद कॉल आती है, सर सर्विस ठीक हुई थी, कोई मसला तो नहीं हुआ था, यू आर टेकिंग फीडबैक्स एज वेल। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आ जाती है।
जी, वो नॉन प्राइस कंपटीशन, सही है, वो प्रमोशन के मेथड्स हैं, वो नॉन प्राइस कंपटीशन है। दैट कि अब आपको टिश्यू बॉक्स दे रहे हैं या आपको पहले शेड्स दे देते थे, आपकी विंडशील्ड साफ कर रहे हैं या आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, ये नॉन प्राइस कंपटीशन है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप प्राइस में लड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ, यस इट कैन आल्सो कम इन सीआरएम कि आप अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हो। अब इसके अंदर कहते हैं कंस्ट्रक्शन, इसकी एग्जांपल देता हूँ। क्या फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त था, उसने भी रिसेंटली एक नई बिल्डिंग में घर बुक करवाया। अब आप लोगों को पता है कराची के अंदर सीपेज का बड़ा मसला है बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है, तो नए नए मूव हुए, ड्राइंग रूम रेनोवेट करवाया, एक वॉल पे टेक्सचर और ग्राफिक्स वगैरह करवाए थे, 50-60 हजार रुपए खर्च हुए उनके, ठीक है, बट आफ्टर फ्यू डेज सीपेज आई और पूरी वॉल खराब हो। अब क्योंकि वो नए नए थे, उन्होंने कंप्लेन करी बिल्डर से, बिल्डर ने अपने बंदे भेजे एंड दे सर्वेड द होल एरिया, उन्होंने देखा नहीं हमारी गलती, हमारा फॉल्ट था, उन्होंने रेनोवेट किया उसको, उन्होंने इसको रिपेयर किया एंड दे पेड फॉर द टेक्सचर अगेन, बोले जिधर से आपने करवाया था अब वापस बुला के करवाया एंड वी विल पे द इनवॉइस। ये भी अभी किसकी एग्जांपल है, सीआरएम की एग्जांपल है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एग्जांपल है। या आप इसके अंदर बात कर सकते हो कि कस्टमर को आप इन्वॉल्व करो, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, हमारे यहाँ से होता है, जैसे अगर आप है ना बिल्कुल बुकिंग में बिल्डिंग बुक करवाओ, तो जब आपके जो फ्लैट की छत वगैरह डल रही होती है, तो उस टाइम पे अगर आप बिल्डर को बोलो ना यार इस रूम को बड़ा कर दे, या हमारे 3 बेडरूम की जगह 2 कर दे, या 3 की जगह 4 कर दे, तो उस वक्त आपको थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके आपको फैसिलिटी, ये भी सीआरएम है कि आप उनके हिसाब से वो चीज प्रोवाइड कर दो, ठीक है, आप उनको डिजाइन, यानी कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप रखना, कस्टमर को खुश रखना, मसला आ रहा है तो मसले का हल निकाल के दो, या उसको पहले ही उसकी नीड्स एंड वांट्स को कैटर करो, ये सीआरएम, उसको खुश रखना, कस्टमर को खुश रखना सीआरएम है। इसके अंदर हम आईटी सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनका इस्तेमाल करते हैं। गलती हो रही है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि भाई गलती हुई है, वी आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्योंकि देखो जब गलती होती है ना और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, तो उसका जो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है ना वो कम हो जाता है। यार अगर फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डर हो, आपने बिल्डिंग बना के दी और उसमें सीपेज आ गया पूरी बिल्डिंग में, लेकिन आप एज अ बिल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, नहीं मेरी गलती, मैं पाइप में चेंज कर रहा हूँ, सबको मैं पेंट करा के दूंगा, तो आपकी जो ब्रांड इमेज है ना उसके आगे 1 स्टार और लग जाए कि यार कोई मसला होता है तो ये पीछे खड़ा है। अगर आप अपने हाथ खड़े कर लो ना, नहीं 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 आप आधा दो मैं आधा दूंगा, आपकी ब्रांड इमेज हमेशा। दूसरी बात, आपने जिस टाइम पे बोला है आप डिलीवर करोगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी के हिसाब से बता रहा हूं कि आपका प्रोजेक्ट 4 साल का है, तो आप उस टाइम पे डिलीवर करो। अगर डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर आप रीइंबर्स करो, आप क्या करो, रीइंबर्स करो, ये क्या है, सीआरएम, ठीक है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मैं भी किसी को पढ़ाने जा रहा था, तो उन्होंने बोला हमने बुकिंग करवाई हुई है, उन्होंने अब 1 साल डिले कर दिया। अब उन्होंने तो 1 साल डिले कर दिया, लेकिन मेरे भाई जिसने अपना घर बेचा है और इन्वेस्टमेंट करी, उसने तो सारी प्लानिंग उसके हिसाब से ही करी हुई थी, अब वो 1 साल का रेंट और कहां से निकाले, उसने तो पैसे घर बेच के तुम्हें पैसे भर दिए, अब आप तुम उनको कंपनसेट करके दो। ये क्या है, सीआरएम है, यानी सारी चीजें तुम्हें केस के हिसाब से बनानी है, यानी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दो, उनकी क्वेरीज को टैकल करो, गारंटी दो, मसले आ रहे हैं तो पीछे खड़े, लेकिन सारी चीजें कंस्ट्रक्शन बिजनेस के हिसाब से आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। तो आपका ये 12 मार्क का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करो, चेक करा दो, देखो मत, अक्टूबर नवंबर 18 1 2, और यहाँ पर आज की क्लास हम करेंगे रैप।